प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWA सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है विनीत कुमार और आज हम जो है पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों, पॉलिटी की ये क्लास है। राज व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए और विशेष रूप से मुख्य परीक्षाओं के लिए। आप सभी बच्चों का स्वागत है। नेहा, रेनू, आप सभी को गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी बच्चे इकट्ठे हो जाएं, क्लास को ज्वाइन करें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। आकाश, मंजू, शिवांगी, नेहा, शिफा, रिंका, सुवानी, विवेक, आप सभी का स्वागत है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं इन क्लासेस में, यानी कि राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत संविधान भी एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है बच्चों, एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्तमान में हम मौलिक अधिकार, जो भारत के संविधान का भाग 3 है, उसको पढ़ रहे हैं। कई सारे मौलिक अधिकार जो है हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। आज हम जो मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं वो है 22 से लेकर 28 तक, यानी आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 22 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकारों में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आते हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। इसके बाद 25, 26, 27 और 28 ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार देते हैं, ये वाले आर्टिकल्स। ठीक है बच्चों, आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 23 है। कुल मिलाकर 23वीं हमारी क्लास है। तो हम स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार को पढ़ना। आर्टिकल 22 से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तक आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नूर हसन जी, शिवम, सभी बच्चे इस कक्षा को शेयर करेंगे, ज्ञान को फैलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक। अपने सभी मित्रों में, अपने सभी सर्कल्स में आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 ये स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसमें कैसा संरक्षण दिया गया है और किसको संरक्षण दिया गया है, किसके लिए ये मौलिक अधिकार है, ये सभी देख लेते हैं बच्चों। किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि उसको अरेस्ट किया जाता है, या उसको हिरासत में लिया जाता है, यानी कि उसको डिटेन किया जाता है, डिटेन, तो ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को क्या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, क्या संरक्षण प्राप्त हैं, ये जानकारी जो है आर्टिकल 22 में दी गई है। ठीक है बच्चों, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया या उसको हिरासत में लिया गया तो उसको कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, क्या क्या जानना उसका अधिकार है। ठीक है बच्चों, किस तरह का व्यवहार उसके साथ किया जा सकता है, ये आर्टिकल 22 में दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 22 के बारे में और पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हिरासत जो है वो कितने प्रकार की होती है, यानी डिटेंशन जो है वो 2 प्रकार की होती है। डिटेंशन, हिरासत मतलब इंग्लिश में बोलेंगे डिटेंशन। आप सभी बच्चों का स्वागत है, गुड इवनिंग। एक तो हो गया दंड विषयक हिरासत, दंड विषयक हिरासत, और दूसरा हो गया निवारक हिरासत। इसको निरोध हिरासत भी बोलते हैं, निवारक हिरासत, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन, और इसको बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इन दोनों में फर्क होता है बच्चों, वो समझना हमारे लिए जरूरी है, तभी हम आर्टिकल 22 को समझ पाएंगे। दंड विषयक जो गिरफ्तारी होती है बच्चों, या दंड विषयक जो हिरासत में लिया जाता है किसी को, वो तब लिया जाता है जब प्रॉपर कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद किसी व्यक्ति को
दोष सिद्ध घोषित किया जाता है, यानी उसको अपराध उसका सिद्ध हो जाता है और उसके बाद उसको दंड सुना दिया जाता है और सजा भोगने के लिए उसको जो गिरफ्तार किया जाता है तो उसको बोलते हैं दंड विषयक गिरफ्तारी, यानी कि प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है बच्चों, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा नहीं होता। प्रिवेंटिव डिटेंशन तब होता है जब अथॉरिटीज को किसी व्यक्ति पर या व्यक्तियों के समूह पर यह डाउट हो जाता है, ये संदेह हो जाता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में ये लोग किसी कानून का उल्लंघन करने वाले हैं, यानी ये लोग कोई अपराध करने जा रहे हैं और अथॉरिटी जो है उनको वो अपराध करने से रोकने के लिए या उन कानूनों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए अस्थायी रूप से हिरासत में ले लेती है। ठीक है बच्चों, तो उसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत, निवारक गिरफ्तारी। इसका उद्देश्य जो है वो रोकथाम करना होता है, यानी जिस कानून का उल्लंघन होने का संदेह होता है या जिस अपराध के घटित होने का संदेह होता है उसको घटित होने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए अस्थायी रूप से जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो उसको बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है बच्चों, और जब किसी व्यक्ति पर कोर्ट में केस चलता है, उसको उसका जुर्म जो है साबित हो जाता है और उसके बाद कोर्ट उसे सजा सुनाती है, उसके बाद उसको पकड़ के जो जेल वगैरह ले जाया जाता है तो उसको बोला जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी दंड विषयक गिरफ्तारी या दंड विषयक हिरासत। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हिरासत के ये दो प्रकार जो हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल जो 22 है उसको दो भागों में बांट के समझा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है समझने के लिए। इसके अंतर्गत एक तो सामान्य विधि यानी ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। दूसरा, इसमें आर्टिकल 22 के भाग 2 में प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित जो कानून है यानी निवारक गिरफ्तारी यानी निवारक हिरासत से संबंधित जो कानून है, जब उनके अंतर्गत गिरफ्तारी या हिरासत में किसी को लिया जाता है तो उस समय उनके क्या मौलिक अधिकार होते हैं वो दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम दोनों को देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम आर्टिकल 22 का वो हिस्सा देख लेते हैं जिसमें बात की गई है सामान्य विधि यानी ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत गिरफ्तारी या हिरासत के संदर्भ में किसी व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं क्या क्या अधिकार हैं। अगर पहले अधिकार की बात करें तो वो है कि गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों या कहें कि गिरफ्तारी के आधारों, किस कारण से या किन आधारों पर उसको गिरफ्तार किया गया, ये जानना उसका मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट है। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया सामान्य विधि के अंतर्गत, सामान्य विधि से यहां पर तात्पर्य यह है कि ऐसी विधियां जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत नहीं आती, यानी जिनके अंतर्गत निवारक गिरफ्तारियां नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों, सामान्य गिरफ्तारियों की बात हो रही है, सामान्य विधि के अंतर्गत होने वाली गिरफ्तारियों या हिरासत की बात हो रही है। ऐसे केस में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको अपनी पसंद के किसी विधि व्यवसायी यानी कि आप समझिए कि अधिवक्ता या वकील से परामर्श करने का फंडामेंटल राइट है, परामर्श करने का। ठीक है बच्चों, जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका ये फंडामेंटल राइट है कि वो किसी विधि व्यवसायी यानी अधिवक्ता या वकील, लॉयर से परामर्श करे और इसके अलावा प्रतिरक्षा कराने का अधिकार है, यानी कि वो विधि व्यवसायी जो है कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट करे और उसको बचाने की कोशिश करे। ठीक है बच्चों, जिस पर आरोप लगाए गए हैं, जिसको गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त को,
तो उसको अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो लॉयर से परामर्श करे, अधिवक्ता से या वकील से परामर्श करे, और वकील या अधिवक्ता या विधि व्यवसायी के माध्यम से अपना डिफेंस, अपनी प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करे। ये दोनों उसके फंडामेंटल राइट हैं। और इसके अलावा इस प्रोसेस से पहले उसका अधिकार है कि वो गिरफ्तारी के कारणों को जाने। क्लियर है बच्चों? अब देख लेते हैं आगे और क्या अधिकार हैं। 2 अधिकारों की बात हमने की। तीसरा जो फंडामेंटल राइट है ऐसे केसेस में गिरफ्तार व्यक्ति को, वो ये है कि उसको 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने के 24 घंटों के अंदर दंडाधिकारी यानी कि मैजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश होने का अधिकार है। जो अथॉरिटीज गिरफ्तार करेंगी वो मैजिस्ट्रेट के सामने यानी दंडाधिकारी के सामने पेश करेंगी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को, जिसको सामान्य विधि के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है। ठीक है बच्चों? उसके बाद अगर 24 घंटे से आगे एक्सटेंड होगी उसकी गिरफ्तारी, तो वो डिपेंड करेगा दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है बच्चों? अगर दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट जो है, अगर वो 24 घंटे की अवधि को बढ़ाता नहीं है, तो फिर 24 घंटे के अंदर जो है, या कहें कि 24 घंटे पूरे होते ही उस व्यक्ति को रिहा किया जाएगा, उसको रिहा करना होगा। ठीक है बच्चों? दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त हिरासत दिए, यानी अगर 24 घंटे से एक्सटेंड नहीं की गई उसकी हिरासत या उसकी गिरफ्तारी का समय दंडाधिकारी के द्वारा यानी कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा, तो 24 घंटे पूरे होने पर उसे रिहा किया जाएगा। 24 घंटे में उसको रिहा होने का मौलिक अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है बच्चों? यहां पे एक और एक्स्ट्रा बात है कि दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में पेश होने का उसको अधिकार है, लेकिन इन 24 घंटों में यात्रा का समय शामिल नहीं है, यानी जर्नी का टाइम शामिल नहीं है। अगर काफी दूर से उसको पकड़ के लाया जा रहा है, यानी जहां पे गिरफ्तार किया गया और जहां पे दंडाधिकारी मौजूद है, अगर इन 2 स्थानों के बीच में काफी दूरी है और ट्रैवलिंग में काफी टाइम लगने वाला है, तो वो टाइम एक्सक्लूडेड है। ठीक है बच्चों? वो टाइम 24 घंटे में शामिल नहीं है, वो अलग से ऐड हो जाएगा, ट्रेवल टाइम, जर्नी टाइम। ठीक है बच्चों? तो ये देखा आपने, ये 4 जो हैं फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत उसको ये सभी फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं। ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल ये जो 22 है और इसका जो पहला भाग है जो हमने देखा, यानी सामान्य विधि के अंतर्गत जब गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है बच्चों? जब सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, सामान्य विधि, सामान्य विधि यानी ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत जब गिरफ्तार किया जाता है, तब और क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है बच्चों? वो देख लेते हैं, और किन को ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। विदेशियों को प्राप्त नहीं है। विदेशियों को यानी कि फॉरेन नेशनल्स को, या कहें कि एलियंस को, ये जो अधिकार हमने यहां पे देखे 1 2 3 4, ये प्राप्त नहीं है। किसको? एलियंस को यानी विदेशियों को। इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों यानी कि निवारक हिरासत कानूनों के अंतर्गत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तब भी ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि सामान्य विधि के अंतर्गत जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, तभी इस स्लाइड में दिए गए ये सभी फंडामेंटल राइट्स जो है एप्लीकेबल होते हैं। अगर सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है,
अगर यहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज यानी कि निवारक गिरफ्तारी विधियां के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है तो फंडामेंटल राइट्स जो है वे दूसरे हैं, उनको हम पढ़ेंगे अभी एक दो स्लाइड के बाद। वे भी आर्टिकल 22 में ही हैं, लेकिन आर्टिकल 22 को समझने के स्तर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एम लक्ष्मीकांत बुक में इसको दो भागों में बांटा गया है। सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंतर्गत गिरफ्तारी और हिरासत के संदर्भ में क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे जो है सामान्य विधि के अंतर्गत अगर गिरफ्तारी होती है उसकी बात चल रही है। सामान्य विधि के अंतर्गत विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है ये फंडामेंटल राइट्स, और निवारक हिरासत कानूनों यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंतर्गत अगर गिरफ्तार और हिरासत में लिया जाता है तब भी ये प्राप्त नहीं है। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा ये जो फंडामेंटल राइट्स जिनकी हमने बात पिछली स्लाइड्स में की, ये केवल इन मामलों में हैं, आपराधिक मामलों में, अर्ध आपराधिक मामलों में, और ऐसी गतिविधियों पर लागू जो जनहित के लिए हानिकारक हों। ठीक है बच्चों, अगर गिरफ्तारी आपराधिक मामले में हुई है या अर्ध आपराधिक मामले में हुई है या ऐसी गतिविधि करने से हुई है जो जनहित के लिए हानिकारक है, तो ऐसे मामलों में ये फंडामेंटल राइट्स जो है प्राप्त होंगे, जो हमने लास्ट स्लाइड पिछली स्लाइड में पढ़े, समझे और देखे। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? इसके अलावा ये जो फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े वो यहां भी लागू नहीं होंगे। अगर न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तारी हुई है, अगर गिरफ्तारी न्यायालय के आदेश पर हुई है तो फिर ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, न्यायालय के आदेश पर अगर गिरफ्तारी हुई है। दूसरा है अगर सिविल गिरफ्तारी है, सिविल मामले में गिरफ्तारी है तब भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। आयकर न चुकाने पर गिरफ्तारी की गई है तब भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अगर विदेशी नागरिक का प्रत्यर्पण किया जा रहा है तब भी ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि विदेशियों को तो ये वैसे भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स जिनकी बात हमने यहां की इस स्लाइड में आपने देखे, ये कई मामलों में लागू नहीं होते। जैसे विदेशियों को उपलब्ध नहीं है, निवारक हिरासत कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार लोगों को उपलब्ध नहीं है, अगर न्यायालय के आदेश पर गिरफ्तारी हुई है तब भी ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है, सिविल गिरफ्तारी में नहीं है, आयकर न चुकाने पर गिरफ्तारी हुई है तब भी एप्लीकेबल नहीं है, और विदेशी नागरिक का प्रत्यर्पण किया जा रहा है तब भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब कमेंट्स दिखाना एक बार मुझे। अर्ध आपराधिक क्या होता है? देखिए, ऐसे मामले जिनमें आपराधिक मामलों से संबंधित कुछ क्वालिटीज, कुछ फीचर्स होती हैं, लेकिन जिनकी सभी फीचर्स या सभी क्वालिटीज जो हैं वो आपराधिक मामलों जैसी नहीं होती। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट्स का उल्लंघन करना, ट्रैफिक नियमों का या ट्रैफिक से जुड़े हुए कानूनों को तोड़ना। ठीक है बच्चों, इसके अलावा फैमिली कोर्ट्स जिन मैटर्स में डील करती हैं, फैमिली कोर्ट्स, वे सभी मामले जो है अर्ध आपराधिक नेचर के माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्टिकल 22 के दूसरे भाग पर आ गए हैं। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 22 के दूसरे भाग पर, आर्टिकल 22 के दूसरे भाग पर, जिसमें उन व्यक्तियों के मौलिक अधिकार बताए गए हैं जिनको निवारक हिरासत विधि यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, मैंने अभी बताया कि अर्ध आपराधिक मामले कौन से होते हैं। ऐसे मामले जिनकी सभी फीचर्स, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी विशेषताएं जो हैं वो आपराधिक मामलों जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनमें कुछ फीचर्स ऐसी होती हैं जो आपराधिक मामलों में होती हैं।
और इसमें हम ट्रैफिक से संबंधित रूल रेगुलेशन या कानूनों को तोड़ना शामिल कर सकते हैं, और फैमिली कोर्ट्स में जो मामले चलते हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है बच्चों, यदि 24 घंटे के अंदर पेश नहीं कर पाए तब क्या उसे रिहा कर दिया जाएगा? बिल्कुल उसको रिहा कर दिया जाएगा अगर ट्रेवल टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी काफी दूर से उसको लेकर आ रहे हैं, अगर ऐसा मामला नहीं है। जर्नी टाइम काउंट होता है, अगर जर्नी टाइम बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर 24 घंटे बाद उसको रिहा कर दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं आर्टिकल 22 का दूसरा भाग, जिसमें बात है कि निवारक हिरासत विधि के अंतर्गत अगर गिरफ्तारी की गई है या हिरासत में लिया गया है तो फिर कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं और किस किस को अवेलेबल हैं। सिविल में क्या आता है? देखिए, ऐसे मामले जो क्रिमिनल नेचर के नहीं होते वो सिविल में आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स का उल्लंघन। ठीक है बच्चों, ऐसे मामलों में सीधे सीधे कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, एफआईआर वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं होती, और ऐसे मामले जो है वो समाज के विरुद्ध अपराध नहीं माना जाता, न ही राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है। आपराधिक मामलों की तुलना में इनकी गंभीरता जो है वो कम होती है। ऐसे मामलों में जो फैसला आता है सिविल मामलों में, उसमें ज्यादातर क्या होता है कि जो दो पार्टियां होती हैं उसमें एक पार्टी के ऊपर जो है वो कुछ अर्थदंड टाइप से लगाया जाता है, यानी कंपनसेशन उसको देना होता है दूसरी पार्टी को। ठीक है बच्चों, इसमें पनिशमेंट नहीं होती, इसमें हर्जाना देना होता है। ठीक है बच्चों, क्रिमिनल मामले वे होते हैं जैसे कि हत्या, बलात्कार, अपहरण कर लेना, चोरी कर लेना, जिनको समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता है और राज्य के विरुद्ध अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में जो विक्टिम होता है उसके बिहाफ पे राज्य जो है वो केस फाइल करता है। ऐसे मामलों में एफआईआर होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट होती है, और उसके बाद राज्य जो है पुलिस के माध्यम से विक्टिम के बिहाफ पे कोर्ट में केस फाइल करता है, और उसके बाद आपराधिक मामलों में जो है कोर्ट जो है वो सजा देता है, दंड देता है। ठीक है बच्चों, और फाइन लगाता है, या दोनों में से कोई एक। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो दूसरा भाग है, यानी कि निवारक हिरासत विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। क्लियर है बच्चों? नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। आपने देखा होगा कि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि अगर गिरफ्तारी और हिरासत सामान्य विधि के अंतर्गत हुई है तो फिर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्लियर? लेकिन अनुच्छेद 22 का जो दूसरा भाग हम देख रहे हैं, जिसमें अगर गिरफ्तारी और हिरासत निवारक हिरासत विधि के अंतर्गत हुई है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत हुई है, तो फिर वहां पे नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी फंडामेंटल राइट उपलब्ध है। क्लियर है बच्चों? ये कंफ्यूजन नहीं आपको रखना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। आर्टिकल 22 को दो भागों में बांट के पढ़ना है, सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी या हिरासत, और निवारक हिरासत विधि यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत गिरफ्तारी और हिरासत। दोनों के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अलग अलग हैं, प्रोसीजर जो है अलग अलग है। ठीक है बच्चों? तो इस केस में नागरिकों को भी और विदेशियों को भी ये उपलब्ध हैं। दूसरी बात यह है कि अधिकतम 3 माह तक ही प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में 3 महीने तक, अधिकतम 3 महीने तक ही प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। अगर 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड करनी है अवधि, यानी कि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है किसी को, तो फिर एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया होता है, सलाहकार बोर्ड।
उसके द्वारा बताए गए कारणों के आधार पर ही ऐसा किया जाना संभव है। ठीक है बच्चों, निवारक हिरासत विधि के अंतर्गत अगर गिरफ्तारी हुई है तो किसी को 3 महीने तक ही निवारक हिरासत में रखा जा सकता है, और 3 महीने से ज्यादा अगर उसको निवारक हिरासत में रखना है यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना है तो फिर एडवाइजरी बोर्ड यानी कि सलाहकार बोर्ड के द्वारा बताए गए कारणों के आधार पर ही यह संभव हो सकता है कि उस व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाए। ठीक है बच्चों, और ये जो सलाहकार बोर्ड होता है इसमें हाई कोर्ट के जजेस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस केस में अगर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो क्या उसको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, ये देख लेते हैं। एक तो उसको फंडामेंटल ये राइट ये प्राप्त है कि निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का आधार क्या है वो उसको बताया जाए। अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है तो उसका आधार क्या है, उसकी जानकारी गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को बताई जाए। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पे एक अपवाद भी है। अगर उस जानकारी में, अगर उन आधारों में जिसके आधार पर जो है उसे निवारक हिरासत विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, उनमें कोई ऐसा तथ्य शामिल है जिसको जाहिर करना या बताना वो सार्वजनिक हित के विरुद्ध है, तो ऐसे तथ्य को बताना अनिवार्य नहीं है। यानी अथॉरिटीज जो हैं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसा कोई फैक्ट, ऐसी कोई जानकारी देने से मना कर सकती हैं जिसके बारे में अथॉरिटीज का सोचना यह है कि ये बात अगर बाहर गई, ये बात अगर सार्वजनिक हुई तो सार्वजनिक हित को हानि होगी। ठीक है बच्चों, तो निवारक हिरासत का आधार बताया जाना चाहिए, ये उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो अथॉरिटी उसे नहीं भी बताएगी तो काम चल जाएगा, अगर उन तथ्यों को छिपाना सार्वजनिक हित में है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात। इसके अलावा क्या फंडामेंटल राइट अवेलेबल है ऐसे व्यक्ति को जिसको जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है? निवारक आदेश, निवारक हिरासत के आदेश, यानी जिस ऑर्डर के अंतर्गत उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया है उसके विरुद्ध उसे अपना रिप्रेजेंटेशन या कहें कि प्रेजेंटेशन देने का अवसर दिया जाना चाहिए, यानी उसे अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, निवारक हिरासत के आदेश जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया, उसके विरुद्ध उसे अपनी बात कहने का, अपना प्रेजेंटेशन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमने की आर्टिकल 22 के उस भाग की जिसमें निवारक हिरासत विधि यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और भी प्रावधान है कुछ आर्टिकल 22 में। ठीक है बच्चों, एक तो यह है कि संसद को शक्ति है कि वो विधि बनाकर, संसद को शक्ति है कि वो विधि बनाकर निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है। ये जो अधिकार है ये भारत की संसद को प्राप्त है। ठीक है बच्चों, और आप जानते होंगे कि कई सारे कानून हैं जो भारत की संसद ने बनाए हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, टाडा, टाडा का नाम आपने सुना होगा, टाडा 1985, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, मिसा, MISA, मिसा 1971, मिसा अब अस्तित्व में नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा टाडा भी अब अस्तित्व में नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट
1980 एप्लीकेबल है, पोटा 2002 भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 ये भी कई सारे संशोधनों के साथ एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, तो संसद को विधि बनाकर, यह अधिकार है कि संसद विधि बनाकर निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है। ठीक है बच्चों, और संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कई सारे कानून बनाए हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे टाडा, पोटा, मीसा, एनएसए, यूएपीए आदि। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और है, वो ये है कि संविधान के द्वारा निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी जो विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति, उसको केवल संसद तक सीमित नहीं रखा गया है। इस विधायी शक्ति को संसद यानी केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिकाओं के बीच में वितरित किया गया है, विभाजित किया गया है। कुछ निश्चित मामलों में संसद को एक्सक्लूसिव पावर है, कुछ मामलों में संसद को और राज्य विधायिकाओं दोनों को कॉन्करेंट पावर है यानी समवर्ती शक्ति है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में भारत के संविधान ने विधायी शक्तियों यानी लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं उनको संसद के बीच में और राज्य विधायिकाओं के बीच में विभाजित किया है। ठीक है बच्चों, कुछ पावर संसद के पास है, कुछ राज्य की विधायिकाओं के पास है। यानी ऐसे कानून भारत की विधायिका यानी संसद भी बना सकती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, और राज्यों की विधायिकाएं भी बना सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ये जो मामले हैं जो आप देख रहे हैं यहां पे, यानी प्रतिरक्षा का मामला, डिफेंस, विदेशी मामले, ठीक है बच्चों, और भारत की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यानी डिफेंस से रिलेटेड मामले, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, और भारत की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर इससे संबंधित या इनके आधार पर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बनाना है तो उसका एक्सक्लूसिव राइट यानी अनन्य अधिकार, या कहें कि सिर्फ अधिकार जो है वो संसद को है, संसद को। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ और मामले ऐसे हैं जिन पर संसद भी और राज्य की विधायिका भी कानून बना सकती है। वे जो मामले हैं वो यहां पे दिए गए हैं। अगर बात राज्य की सुरक्षा की है, राज्य की सुरक्षा की, किसी विशेष राज्य की सुरक्षा की, ठीक है बच्चों, लोक व्यवस्था का रखरखाव यानी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना, या फिर समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति को सुनिश्चित करना, अगर इन तीन आधारों पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनाने हैं यानी निवारक हिरासत विधियां बनानी है, तो फिर अधिकार संसद को भी है और राज्य की विधायिका को भी है। ठीक है बच्चों, यानी कि समवर्ती अधिकार है, कॉन्करेंट पावर है, पार्लियामेंट भी बना सकती है और संबंधित राज्य की विधायिका भी बना सकती है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे शक्ति जो है वो संसद को भी है और संसद के साथ साथ जो है विधायिका, राज्य विधायिका को भी है। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई आपको। संविधान के द्वारा निवारक हिरासत संबंधी विधायी शक्तियां जो हैं उनका विभाजन किया गया है संसद और राज्य विधायिकाओं के बीच में। ठीक है, अब यहां पे क्लियर कट आपके सामने मामले लिखे गए हैं जिन मामलों में या जिन आधारों पर केवल संसद जो है वो निवारक हिरासत संबंधी कानून बना सकती है,
और कुछ मामले ऐसे हैं जिनके आधार पर संसद भी बना सकती है और संबंधित राज्य की विधायिका भी बना सकती है। ठीक है बच्चों, कोई प्रश्न बच्चों आपका? आप सभी बच्चों का कोई प्रश्न, कोई डाउट? बच्चों आर्टिकल 22 जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल नेचर का है, ये थोड़ा सा लीगल नेचर का है। इसको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसके जो प्रावधान हैं वो आप याद रख पाओगे, उनका यूज कर पाओगे अपने किसी उत्तर में। ठीक है बच्चों, ये थ्योरेटिकल कम है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। बाकी आपके सामने क्लियर हैं सभी चीजें? जो आपके सामने स्लाइड है इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। बच्चों हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मत पूछिए, संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं, संविधान में कई सारी टर्म्स जो हैं वो यूज होंगी, उन टर्म्स को आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है। हम कानून नहीं पढ़ रहे हैं, हम संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, फौजदारी मामले और दीवानी मामले या कहें कि सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स का डिफरेंस हमने बेसिक जो है वो देख लिया। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कानून यानी कि लॉ पढ़ने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, हम संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना है और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछने हैं कि किसी ने बहू की हत्या कर दी तो ये अर्ध आपराधिक है या आपराधिक है। ये लीगल मैटर है बच्चों, हम संविधान पढ़ रहे हैं, हमारी सीमाएं हैं, हमें क्या पढ़ना है ये क्लियर होना चाहिए और उससे भी ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि एंडलेस चीजें हैं, नॉलेज तो एंडलेस है। कितना भी आप डिग करते जाइए टॉपिक को, ज्ञान तो असीमित है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 22 में क्या दिया गया है उस पर फोकस कीजिए, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको याद करना पड़ेगा बच्चों। आपको कई सारी चीजें जो है वो याद ही करनी पड़ती हैं। ठीक है बच्चों, मैं ये स्लाइड फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आर्टिकल 22 के अंतर्गत संसद को विधि बनाकर प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत संबंधी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, और ये जो अधिकार है ये सिर्फ संसद को नहीं है, इसको संसद और राज्य विधायिकाओं के बीच में विभाजित किया है हमारे संविधान ने। ठीक है बच्चों, और किन मामलों में सिर्फ संसद को विधायन की शक्ति है वो आपके सामने है। डिफेंस, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, फॉरेन अफेयर्स, या फिर भारत की सुरक्षा। ठीक है बच्चों, इन आधारों पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाने की शक्ति जो है वो केवल संसद के पास है, केवल पार्लियामेंट के पास, एक्सक्लूसिव पावर विद पार्लियामेंट। ठीक है बच्चों, कुछ मामले ऐसे हैं जैसे राज्य की सुरक्षा यानी किसी विशेष राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर की स्थापना, और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाएं और आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है बच्चों, तो इन मामलों के आधार पर अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाया जाता है तो उसकी शक्ति संसद को भी है और राज्य की विधायिका को भी है, यानी कॉन्करेंट पावर्स हैं, समवर्ती शक्तियां हैं। यहां पे संसद के पास भी है और राज्य विधायिका के पास भी है। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 22 को आपको बार बार पढ़ना होगा, तब जाके इसके जो प्रावधान हैं वो आपको समझ में भी आएंगे और कुछ तो फिर भी याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ठीक है बच्चों, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये दो आर्टिकल में डिवाइड है ये चीजें,
आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ठीक है बच्चों, और क्या क्या बात की गई है इन आर्टिकल्स में वो देख लेते हैं एक बार। मानव दुर्व्यापार यानी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स और बलात् श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर का निषेध किया गया है, उसको प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है बच्चों, यानी मानव तस्करी आप लोग कह सकते हैं, मानव तस्करी, मानव में दुर्व्यापार यानी कि मानव तस्करी का निषेध है, और बलात् श्रम यानी बल के आधार पर श्रम करवाना यानी कि फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड है। ठीक है बच्चों, यानी किस चीज को प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि मना किया गया है, निषेध किया गया है। एक तो है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मानवों का व्यापार, खरीद फरोख्त, क्रय विक्रय, और फोर्स्ड लेबर यानी कि बलात् श्रम, इनका निषेध किया गया है। ठीक है बच्चों, यहां पे किसी बच्चे को कोई डाउट? तो ये जो बात है ये तो है आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 23 में। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 24 में किस प्रकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध, कारखानों आदि में, कारखानों में, खदानों में, ठीक है बच्चों, हजार्डस इंडस्ट्रीज में बच्चों के रोजगार का निषेध, कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार का निषेध। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ईटीसी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आपको? क्या दिया गया है आर्टिकल 23 में और आर्टिकल 24 में? सबसे पहले तो इनका हमें यही जानकारी होनी चाहिए कि हेडर क्या है या हेडिंग क्या है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे अगली स्लाइड्स में। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस कैटेगरी में जो राइट्स हैं वो दो हैं, एक आर्टिकल 23 के अंतर्गत, एक आर्टिकल 24 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार या मानवों में तस्करी और बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर, इस पर प्रतिबंध, ये हो गया निषेध यानी ये हो गया प्रोहिबिटेड। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 24 क्या कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों को रोजगार का निषेध यानी कि प्रोहिबिटेड। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं उसमें आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है आपको क्लियर है, और आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है वो आपको क्लियर है। अब आगे थोड़ा डिटेल में इन आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 23 को पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव तस्करी यानी कि मानव दुर्व्यापार का निषेध और बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर का निषेध। ठीक है बच्चों, ये जो अधिकार है ये किसको प्राप्त है? ये अधिकार नागरिकों को प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। क्लियर है बच्चों? ये अधिकार नागरिकों को प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। यह जो अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। इसका अर्थ समझे बच्चों आप? यानी अगर बलात् श्रम की बात करें, फोर्स्ड लेबर, तो राज्य जो है यानी इंडियन स्टेट जो है वो अपने नागरिकों से या कि गैर नागरिकों से भी फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकता है, और ना ही कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ऐसा करा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो फंडामेंटल राइट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि नागरिकों को भी प्राप्त है
और विदेशियों को भी प्राप्त है, गैर नागरिकों को। ठीक है बच्चों, तो ये राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है, यानी राज्य भी नहीं कर सकता, ना तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन कर सकता है और ना ही फोर्स्ड लेबर इंपोज कर सकता है राज्य, और ना ही कोई निजी व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को बलात् श्रम के लिए बाध्य करे। ठीक है बच्चों, या फिर मानव दुर्व्यापार में शामिल हो जाए और मानवों की खरीद फरोख्त में शामिल हो। ठीक है बच्चों, तो यह व्यक्तियों के विरुद्ध भी है और राज्य के विरुद्ध भी है। यह अधिकार नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों यानी कि नॉन सिटीजन्स को भी प्राप्त है। ठीक है बच्चों, शिवांगी जी राज्य के विरुद्ध पूछ रही हैं। देखिए, जो फंडामेंटल राइट ऐसा है जिसका उल्लंघन राज्य भी नहीं कर सकता और कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में कहेंगे कि वो जो फंडामेंटल राइट है वो राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है नागरिक को, और वही फंडामेंटल राइट जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है उसी नागरिक को। ठीक है बच्चों, यानी आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट भारत के नागरिक को प्राप्त है या गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, उसका उल्लंघन राज्य भी नहीं कर सकता है। इंडियन स्टेट, भारत राज्य भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। भारत राज्य किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम नहीं करा सकता है, जिस तरह कोई दूसरा व्यक्ति भी किसी दूसरे नागरिक से बलात् श्रम नहीं करा सकता। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यानी ये अधिकार जो है ये राज्य के ऊपर भी सीमा आरोपित करता है, लिमिटेशन लगाता है, और निजी व्यक्तियों के ऊपर भी सीमाएं आरोपित करता है, यानी कि लिमिटेशन लगाता है, लिमिटेशन इंपोज करता है। ठीक है बच्चों, और इसी अधिकार के अंतर्गत आप देखेंगे कि बेगार का निषेध किया गया है। बेगार नहीं कराई जा सकती, बेगार नहीं ली जा सकती। ठीक है बच्चों, और बंधुआ मजदूरी भी प्रतिबंधित है। बंधुआ मजदूरी यानी बॉन्डेड लेबर। ठीक है बच्चों, बॉन्डेड लेबर को भी फोर्स्ड लेबर माना गया है, यानी कि बंधुआ मजदूरी को भी बलात् श्रम का एक रूप माना गया है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा बेगार को भी माना गया है बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ अपवाद हैं, यहां पे अपवाद हैं। ये जो मौलिक अधिकार है, ये जो फंडामेंटल राइट है, जो नागरिकों को भी प्राप्त है और गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, जो राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। ठीक है बच्चों, जिसके अंतर्गत बेगार भी प्रतिबंधित है और बंधुआ मजदूरी भी प्रतिबंधित है। ठीक है बच्चों, उसके कुछ अपवाद हैं, उसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद देख लेते हैं क्या है, एक्सेप्शंस। बेगार क्या होती है सर? बेगार होती है ऐसा कार्य जिसको करने का आपका मन ना हो, जो जबरन आपसे कराया जाए और उसके बदले में आपको कुछ मेहनताना भी ना दिया जाए। ठीक है बच्चों, जैसे पुराने समय में जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे समाज में, उनके अंतर्गत जो किसान वगैरह हुआ करते थे तो उनसे बेगार ली जाती थी, यानी उनसे कार्य कराए जाते थे उनकी इच्छा के विरुद्ध, किसी दबाव के अंतर्गत या किसी प्रभाव के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, और उस कार्य के बदले कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था, तो उनको बोला जाता था बेगार। ठीक है बच्चों, तो बेगार को प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। शिखा वर्मा जी, मैंने अभी अभी बताया कि बेगार क्या होता है। ऐसा कार्य जो आपसे किसी दबाव के अंतर्गत या किसी प्रभाव के अंतर्गत कराया जाए, जिसको करने का आपका मन ना हो, जिसमें आपकी ऊर्जा भी खर्च हो, जिसमें आपका समय भी खर्च हो, और जिसके बदले में आपको कोई मेहनताना भी न मिले, कोई मेहनताना न मिले, तो ऐसे कार्य को बेगार बोला जाता है। ऐतिहासिक रूप से समाज में इस तरह के कार्य जो है समाज के कुछ दबंग या प्रभावशाली
वर्गों के द्वारा कराए जाते रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है उसके कुछ अपवाद हैं, और अपवाद के अंतर्गत क्या बात है वो देख लेते हैं। राज्य जो है वो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए यानी पब्लिक पर्पस के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यानी पब्लिक पर्पस के लिए अनिवार्य सेवा कंपलसरी सर्विस जो है लागू कर सकता है, और बिना भेदभाव के ऐसा वो करेगा, भेदभाव नहीं करेगा ऐसे मामलों में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। आर्टिकल 23 जो है उसका एक अपवाद है कि राज्य यानी इंडियन स्टेट जो है वो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए यानी पब्लिक पर्पस के लिए अनिवार्य सेवा कंपलसरी सर्विस लागू कर सकता है। ठीक है बच्चों, और कंपलसरी सर्विस जो लेगा राज्य उसके लिए उसको कोई पेमेंट करने की बाध्यता नहीं है, यानी पैसा चुकाने की बाध्यता नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन ऐसी सेवाएं अगर लेता है राज्य तो वो भेदभाव नहीं करेगा, फिर कोई भेदभाव नहीं करेगा। किन आधारों पर? रेस के आधार पर, रिलीजियन के आधार पर, कास्ट के आधार पर और क्लास के आधार पर। इन चार आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। ठीक है बच्चों, और किस तरह की अनिवार्य सेवा ली जा सकती है? जैसे कि सोशल सर्विस या मिलिट्री सर्विस। ठीक है बच्चों, मिलिट्री सर्विस ली जा सकती है, सोशल सर्विस ली जा सकती है। मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस। यह अपवाद काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। आर्टिकल 23 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर पर प्रतिबंध है, उसका निषेध किया गया है, उसके अंतर्गत एक अपवाद है। अपवाद यानी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहता है कि इंडियन स्टेट जो है वो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए कंपलसरी सर्विस यानी अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जैसे मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस यानी सैन्य सेवा या कि सामाजिक सेवा। ठीक है बच्चों, और चार आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य ऐसे मामलों में। ठीक है बच्चों, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर और रेस के आधार पर यानी निर्जाति के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 23 आपको हुआ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 23 के बारे में ही और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, सर पूरी 100 क्लासेस होंगी ना पॉलिटी की? शालिनी जी पूरी कोशिश करेंगे, आपकी बुक को समाप्त करेंगे बहुत ही अच्छे से, तसल्ली बख्श तरीके से, और उसमें कोशिश रहेगी कि 100 क्लासेस में कंप्लीट हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा क्लासेस ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन आपकी एम लक्ष्मीकांत बुक जो है उसको पूरी तरह से आपके सेटिस्फैक्शन के लेवल पर आकर कंप्लीट कराया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। बस आप क्लासेस जो है अटेंड कीजिए, क्लासेस को शेयर कीजिए और पूरे फोकस के साथ पढ़िए, साथ में बुक भी पढ़िए, बुक पढ़े बिना नहीं काम चलेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अपवाद भी महत्वपूर्ण है बच्चों। एक्सेप्शंस जो हैं, किसी भी मौलिक अधिकार पर जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं या अपवाद हैं किसी भी मौलिक अधिकार के, तो वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि खुद मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों, तर्क संगत प्रतिबंध लगाए गए हैं या अपवाद दिए गए हैं मौलिक अधिकारों के, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि खुद मौलिक अधिकार। आर्टिकल 23 में अभी बची हुई है हमारे पास जानकारी, वो पढ़ लेते हैं बच्चों। हमने बात की ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स में, इंग्लिश में, यानी कि मानव दुर्व्यापार यानी कि मानवों में तस्करी।
तो हम देख लेते हैं कि ये जो टर्म यूज हुई है आर्टिकल 23 में, यानी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स की ट्रैफिकिंग, ह्यूमन बीइंग्स की तस्करी, ठीक है बच्चों। मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार जिसको प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत, इसमें क्या क्या शामिल है? पुरुष, महिला या बच्चों की खरीद बिक्री यानी कि क्रय विक्रय यानी कि खरीद फरोख्त, खरीद फरोख्त पुरुष की, महिला की या बच्चों की या इन सभी की खरीद फरोख्त, खरीद बिक्री शामिल है मानव दुर्व्यापार में, जिसको प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार, अनैतिक व्यापार यानी अनैतिक दुर्व्यापार, जिसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है, वेश्यावृत्ति भी शामिल है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा ये भी मानव दुर्व्यापार में शामिल है, यानी ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स में शामिल है। और दास प्रथा, दास प्रथा स्लेवरी, स्लेवरी यानी आप यहां पे देख पा रहे हैं कि मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स में क्या क्या शामिल है, और इन सभी को प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। अगर किसी को दास बनाया जाता है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अगर किसी को देवदासी बनाया जाता है, किसी कुंवारी कन्या को, तो वो उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। अगर किसी महिला का या बच्चे का अनैतिक दुर्व्यापार किया जाता है या उसको वेश्यावृत्ति वगैरह में झोंका जाता है, तो ये उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है आर्टिकल 23 के अंतर्गत, ठीक है बच्चों। तो मानव दुर्व्यापार ये टर्म जो है यूज हुई है आर्टिकल 23 के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं बच्चों। देवदासी प्रथा क्या होती है, कुछ बच्चे ये जानना चाहेंगे देवदासी प्रथा क्या होती है। देखिए भारत में, भारत के इतिहास में पहले ये प्रचलित थी, जब कुछ कुंवारी कन्याओं की शादी जो है वो कर दी जाती थी किसी स्थानीय मंदिर के साथ या मंदिर में जो भगवान होते थे उनके साथ, ठीक है बच्चों। और उन कुंवारी कन्याओं को फिर हमेशा जो है मंदिर में ही रहना पड़ता था आजीवन। वो मंदिर में पूजा पाठ करते थे, मंदिर की देखरेख करते थे, मंदिर में जो पुजारी वगैरह होते थे उनकी सेवा करती थी। इसके अलावा वो मंदिर में नाच गाना नृत्य वगैरह या फिर कहें कि वादन वगैरह किया करती थी, ठीक है बच्चों। तो देवदासी प्रथा का मतलब आप समझ चुके होंगे, ये जो है प्रतिबंधित है अब आर्टिकल 23 के अंतर्गत, देवदासी प्रथा, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 23 के अंतर्गत इसको लागू करने के लिए भारत की संसद ने कौन कौन से अधिनियम बनाए हैं। कुछ अधिनियमों के नाम जो है आपकी बुक में दिए गए हैं, उन्हीं अधिनियमों को मैं यहां कोट कर रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए, समझ विकसित करने के लिए, ठीक है बच्चों। संसद के द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए हैं आर्टिकल 23 के अंतर्गत। कौन कौन से अधिनियम है? अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 1956 का, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 का, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अधिनियम 1970 का, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का, बंधुआ मजदूरी यानी कि बॉन्डेड लेबर अधिनियम 1976 का, ठीक है बच्चों। तो इसके अलावा भी संसद ने अनेक अधिनियम पारित किए हैं, अनेक अधिनियमों में संशोधन किया है समय समय पर। तो संसद द्वारा अनेक विधियां जो हैं वो अधिनियमित की गई हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 23 के अंतर्गत, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, ठीक है बच्चों। क्लियर है आपको ये स्लाइड, इसमें कोई डाउट?
देवदासियों का शोषण होता था। बिल्कुल होता होगा बच्चे, इसीलिए तो फिर देवदासी प्रथा को शोषण के विरुद्ध अधिकारों में प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी आर्टिकल 23 के अंतर्गत उसको बैन कर दिया गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 23 जो है हमने देख लिया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 24 पर। आर्टिकल 24 क्या कहता है हम लोग पढ़ चुके हैं। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु, 14 ईयर्स से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके रोजगार का निषेध किया गया है। उनको एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जा सकता। कहां पर? कारखानों में यानी फैक्ट्रियों में, खदानों में यानी माइंस में, और हजार्डस गतिविधियों में यानी ऐसी गतिविधियां जो उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके स्वस्थ विकास में बाधक हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ऐसी गतिविधियां जिनमें केमिकल का यूज होता है, रसायनों का यूज होता है। ठीक है बच्चों, जैसे पटाखे बनाना, सीमेंट उत्पादन, प्लास्टिक इंडस्ट्री, हाथियों की देखभाल। ठीक है बच्चों, इस तरह की अनेक गतिविधियां हैं जो हजार्डस हैं यानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो ऐसी गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा सकता। इन बच्चों का ये मौलिक अधिकार है आर्टिकल 24 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत के संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत, आर्टिकल 24 के अंतर्गत, नुकसान नहीं पहुंचाने वाले रोजगार का प्रतिषेध नहीं है। ठीक है बच्चों, रोजगार न पहुंचाने वाले, नुकसान न पहुंचाने वाले रोजगार का प्रतिषेध नहीं है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिनकी बात हम अगली स्लाइड में करेंगे। उसके अंतर्गत काफी सारी ऐसी गतिविधियों में भी, या कहें कि ऐसे रोजगारों में भी बच्चों को लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है जो नुकसान न पहुंचाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों के अधिकारों के लिए ही संसद ने एक अधिनियम पारित किया है, उसको देख लेते हैं। वर्ष 2005 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम लाया गया भारत की संसद के द्वारा। ठीक है बच्चों, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्यों के स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोगों की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? वर्ष 2005 में भारत की संसद ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोगों की स्थापना की गई है जो बच्चों के अधिकारों से संबंधित गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आयोग, इनका कार्य है बच्चों के अधिकारों को संरक्षण देना, उनको आगे बढ़ाना। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 24 की ही बात हो रही है यहां पे। आर्टिकल 24, उच्चतम न्यायालय ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया बच्चों के अधिकारों के संबंध में। बच्चों के अधिकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने कहा क्या, एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया वर्ष 1996 में, और उसके अंतर्गत क्या किया गया, बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की गई। बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना करवाई गई। ठीक है बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव है ये लिया गया भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1996 में, बच्चों के कल्याण के लिए, बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए और उनके कल्याण के लिए।
यानी बाल श्रमिकों को रिहैबिलिटेट करने के लिए और उनके वेलफेयर के लिए। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2006 में ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया और उसके अंतर्गत बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में प्रयोग करने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उनको रोजगार देने पर रोक लगा दी। ठीक है बच्चों? यानी अब बच्चों को घरेलू कार्य में नहीं लगाया जा सकता था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में ये नियम लागू किया गया कि बच्चों को घरेलू नौकर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है बच्चों? और उनको व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी नियोजित नहीं किया जा सकता। किस तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बात हो रही है बच्चे, बताएगा कोई? किस तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बात यहां पे हो रही है? जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबे, चाय की दुकानें। ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं उसके अंतर्गत 4 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है बच्चों? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है बच्चों? आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, धर्म का अबाध रूप से आचरण करने और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों? इस पे किसी बच्चे को कोई डाउट? आर्टिकल 25 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं। ठीक है बच्चों? आर्टिकल 25 आता है, उसके अलावा आर्टिकल 26 आता है। आर्टिकल 26 कहता है कि किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी धार्मिक संप्रदाय को या उसके किसी भाग को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों? किसी धार्मिक समुदाय को या उसके किसी भाग को अपने धार्मिक कार्यों को मैनेज, प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों? यहां पे महत्वपूर्ण बात है कि आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल के लेवल पे फंडामेंटल राइट है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया, व्यक्ति के स्तर पर दिया गया फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 26 में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है वो सामूहिक रूप से दिया गया फंडामेंटल राइट है, यानी कि धार्मिक संप्रदाय के स्तर पर या धार्मिक संप्रदाय के किसी भाग के स्तर पर दिया गया फंडामेंटल राइट है। ये जो है ये इंडिविजुअल रिलीजियस राइट है और ये जो है कलेक्टिव रिलीजियस राइट है। ठीक है बच्चों? ये कलेक्टिव रिलीजियस राइट है जो फंडामेंटल राइट है और ये इंडिविजुअल रिलीजियस राइट है जो फंडामेंटल राइट है। क्लियर है बच्चों? धर्म का प्रचार या प्रसार को डिफाइन कर दीजिए। प्रचार या प्रसार को बच्चे हम अभी डिफाइन करेंगे। अभी हम देख रहे हैं धर्म की स्वतंत्रता में 4 आर्टिकल आते हैं और 4 आर्टिकल में बेसिक बात क्या है, उसके बाद हम एक एक आर्टिकल को लेकर चलेंगे और डिटेल में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? अगली ही स्लाइड में हम आर्टिकल 25 में जो बातें दी गई हैं कि धर्म को मानना, धर्म का आचरण करना और धर्म का प्रचार करना, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो हम प्रॉपर देखेंगे। ठीक है बच्चों? क्लियर है?
अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत 4 आर्टिकल हैं और 4 आर्टिकल में सबसे जो बेसिक बात है वो क्या है। उसके बाद हम इन चारों आर्टिकलों को एक एक करके 1 बाय 1 देखेंगे और उनका अर्थ समझेंगे। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 27 में देख लेते क्या है। आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, धर्म की अभिवृद्धि के लिए यानी किसी रिलीजियन को प्रमोट करने के लिए करों को देने से स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष को प्रमोट करने के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर। आर्टिकल 28 क्या कहता है। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी संविधान में जो शिक्षण संस्थान हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है और यह बताया गया है कि किस प्रकार के शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किस प्रकार के शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, और धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के संबंध में क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इस स्लाइड में बेसिकली ये देख लिया कि धर्म की स्वतंत्रता के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो 4 हैं। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, और चारों में जो बेसिक बात दी गई है वो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब एक एक करके हम आर्टिकल 25 को देखेंगे, फिर 26 को, फिर 27 को और फिर 28 को। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 25 से हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल 25 को समझते हैं इसमें क्या है। इसमें 4 तरह की बात की गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर अपने विचारों के स्तर पर यह स्वतंत्रता है कि वो ईश्वर को किस तरह परिभाषित करे और ईश्वर के साथ अपने संबंधों को किस तरह परिभाषित करे अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है बच्चों, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जिसको ये मौलिक अधिकार प्राप्त है उसको इंटरनल फ्रीडम है, यानी आंतरिक स्वतंत्रता है कि वो ईश्वर को कैसे डिफाइन करे और उसके साथ अपना आध्यात्मिक संबंध कैसे परिभाषित करे। ठीक है बच्चों, और इसी के आधार पर जो है अपने धार्मिक विचार बनाए। क्लियर है बच्चों। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि इंटरनल फ्रीडम, इंटरनल फ्रीडम कि किस तरह से किसको ईश्वर माने, ईश्वर के साथ अपने संबंधों को किस तरह परिभाषित करे, किस तरह से अपने स्पिरिचुअल वेल बीइंग को डिफाइन करे। ठीक है बच्चों। मानने का अधिकार, मानने का अधिकार किसको बोला गया है। राइट टू प्रोफेस। मानने का अधिकार यह है कि जिस धर्म को आप मानते हो उसके बारे में आप जो है ओपनली एंड फ्रीली समाज में डिक्लेयर कर सकते हो। जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, उसको आप सोसाइटी में ओपनली एंड फ्रीली यानी खुले तरीके से और स्वतंत्र रूप से आप जो है डिक्लेयर कर सकते हो, घोषणा कर सकते हो। ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। मानने का अधिकार, राइट टू प्रोफेस यानी कि अपने धार्मिक विचारों को ओपनली एंड फ्रीली डिक्लेयर करने का अधिकार, घोषित करने का अधिकार। ठीक है बच्चों। आचरण का अधिकार, आचरण के अधिकार से तात्पर्य है कि राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस यानी कि पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता, धार्मिक विचारों से जुड़ी हुई समारोह आयोजित करने की स्वतंत्रता यानी सेरेमनीज, कर्मकांड करने की स्वतंत्रता यानी कि रिचुअल्स, इसके अलावा एग्जीबिशन निकालने की, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, यानी कि
आचरण की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता के साथ साथ आचरण की स्वतंत्रता भी दी गई है। धर्म के अधिकार के अंतर्गत, धर्म के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत विचारों की स्वतंत्रता तो है ही, आचरण की स्वतंत्रता भी है। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सही बात है शिवम जी। बिना भय के धर्म घोषणा करने का अधिकार, बिल्कुल ओपनली एंड फ्रीली डिक्लेयर करने का अधिकार कि आपके धार्मिक विचार क्या हैं, यह आ जाएगा राइट टू प्रोफेस में। राइट टू प्रैक्टिस में आपका आ जाएगा पूजा पाठ, कर्मकांड, ठीक है बच्चों, अपने धर्म से संबंधित समारोहों का आयोजन आदि आदि। और प्रसार के अधिकार की बात कर लेते हैं अब। प्रसार, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म के संबंध में दूसरों को जानकारी दे। प्रसार का अधिकार, राइट टू प्रोपेगेट, ठीक है बच्चों। अपने धर्म के विचारों को, अपने धर्म की बातों का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। जानकारी देने का, जानकारी को विस्तारित करने का अधिकार है, ठीक है बच्चों। लेकिन इसके अंतर्गत धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं आता। राइट टू प्रोपेगेट के अंतर्गत राइट टू कन्वर्ट नहीं आता। समझे बच्चों? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार तो है, लेकिन इसके अंतर्गत इसका अर्थ ये नहीं है कि आप धर्मांतरण करा दो, धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। राइट टू कन्वर्ट जो है राइट टू प्रोपेगेट के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर? क्योंकि राइट टू कन्वर्ट में शामिल होता है, अगर उसमें जोर जबरदस्ती का तत्व शामिल है, यानी किसी किस्म के दबाव का, किसी किस्म के प्रभाव का कोई तालमेल है, तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? प्रसार का अधिकार है, राइट टू प्रोपेगेट। अपने धर्म की मान्यताओं, विश्वासों, अच्छी बातों का प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बलपूर्वक किसी दूसरे के व्यक्ति को कन्वर्ट नहीं करा सकते। राइट टू कन्वर्ट ये आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका अगर राइट टू कन्वर्ट अधिकार हो जाएगा तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति का फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस जो है वो चला जाएगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है वो चली जाएगी। ठीक है बच्चों? बिल्कुल जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। मैंने बोला ना बच्चे, राइट टू कन्वर्ट ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि अगर आप जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस व्यक्ति का, जिसका आप धर्मांतरण करा रहे हैं, उसके फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ये जो उसका फंडामेंटल राइट है, इसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? और संविधान में कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया जा सकता जो डायरेक्टली किसी दूसरे अधिकार का उल्लंघन करता हो। ठीक है बच्चों? धर्मांतरण से तात्पर्य यहां पर है जबरन किसी को, किसी का धर्म जो है वो परिवर्तित कराना। ठीक है बच्चों? धर्म में परिवर्तन कराना, धर्मांतरण। धर्मांतरण अगर स्वेच्छा से होता है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर वो किसी दबाव में हो रहा है या बलपूर्वक कराया जा रहा है तो वो असंवैधानिक है, क्योंकि उस केस में जिस व्यक्ति का बलपूर्वक धर्मांतरण कराया जा रहा है उसके अंतःकरण की स्वतंत्रता का जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है, कोई व्यक्ति अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई मुझे तो धर्म परिवर्तन करना है, तो फिर वो कर सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है बच्चों? आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उनके साथ लाखों दलितों ने हिंदू धर्म को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है बच्चों? तो स्वेच्छा से धर्मांतरण जो है वो किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जबरन धर्मांतरण वो असंवैधानिक है। ठीक है बच्चों?
राइट टू प्रोपेगेट यानी धर्म के प्रसार का जो अधिकार है उसके अंतर्गत राइट टू कन्वर्ट नहीं आता। क्लियर है बच्चों? और एक दो क्लास पहले हमने बात करी थी कि दलित समुदाय के जो लोग हैं वर्तमान में वो इस्लाम धर्म में भी हैं, वो ईसाई धर्म में भी हैं, ठीक है, वो बौद्ध धर्म में भी हैं, क्योंकि वो धर्मांतरित हो चुके हैं किसी न किसी समय पर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 25 ही देख लेते हैं कि ये अधिकार किस किस को प्राप्त है। आर्टिकल 25 जो है ये किस किस को प्राप्त है? ये नागरिकों को भी प्राप्त है और ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। क्लियर है बच्चों? सिटीजन्स को भी प्राप्त है और नॉन सिटीजन्स को भी प्राप्त है। दूसरी बात जो इस अधिकार में महत्वपूर्ण है आर्टिकल 25 में, वो ये है कि ये धार्मिक विश्वासों का तो अधिकार है ही, ये आचरण का भी अधिकार देता है। क्लियर है बच्चों? धार्मिक विश्वास कुछ भी रखिए जो आपका अंतःकरण आपको बोले। क्लियर है बच्चों? तो ये अधिकार भी आर्टिकल 25 में है। धार्मिक विश्वास ही नहीं, धार्मिक आचरण का अधिकार भी है। ठीक है बच्चों, दोनों ही अधिकार हैं, विचारों के लेवल पर भी और आचरण के लेवल पर भी। क्लियर है बच्चों? अब देख लेते हैं कि जिस तरह किसी भी फंडामेंटल राइट के ऊपर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तर्कसंगत प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, उसी तरह कुछ आधारों पर अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिया गया है उस पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, यानी कि तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वे आधार हैं। एक पहला जो आधार है वो है लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर। दूसरा जो आधार है वो है नैतिकता यानी मोरालिटी। तीसरा जो आधार है वो है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। और चौथा जो आधार है वो है फंडामेंटल राइट से संबंधित अन्य प्रावधान। क्लियर है बच्चों? चार आधारों पर राज्य जो है आर्टिकल 25 में दिए गए धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। वो क्या है? अन्य प्रावधान जो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए हैं। क्लियर है बच्चों आपको? आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पे इस अधिकार के अंतर्गत राज्य को कुछ शक्ति दी गई है, राज्य को भी कुछ अधिकार यहां पर दिए गए हैं। क्लियर है बच्चों? क्या अधिकार दिए गए हैं? किसी भी धर्म से संबंधित जो लौकिक पक्ष होते हैं, जैसे कि राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, वित्तीय पक्ष, इनका विनियमन राज्य कर सकता है। ठीक है बच्चों? किसी भी धर्म से संबंधित जो लौकिक पक्ष होते हैं, जैसे कि आर्थिक पक्ष, वित्तीय पक्ष, राजनीतिक पक्ष और अन्य लौकिक पक्ष, उनको राज्य जो है विनियमित कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके अलावा राज्य को कुछ और अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 25 के अंतर्गत। वो क्या है? वो है कि सोशल वेलफेयर के लिए और सोशल रिफॉर्म के लिए, सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म, सोशल वेलफेयर और सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुधार के लिए राज्य कदम उठा सकता है। ठीक है बच्चों? और इसके अलावा हिंदू धार्मिक संस्थाएं जो हैं, जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होती हैं, उनके द्वार ओपन करा सकता है राज्य हिंदू धर्म से संबंधित सभी वर्गों के लिए और हिंदू समाज के सभी भागों के लिए। जैसे आप जानते होंगे कि पहले जो कई सारे मंदिर होते थे हिंदू धर्म से जुड़े हुए, तो उनके द्वार जो हैं वो मतलब उनमें प्रवेश प्रतिबंधित होता था दलितों का या अन्य किसी समुदाय के लोगों का। ठीक है बच्चों? कई सारे मंदिर होते थे जिनमें महिलाओं का प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित होता था।
कुछ निश्चित जातियां होती थी जिनका प्रवेश जो है प्रतिबंधित हो जाता था मंदिरों में। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 25 कहता है कि राज्य को यह अधिकार है कि हिंदू धर्म से संबंधित जो संस्थाएं हैं, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, उनके द्वार खुलवा सकता है, यानी उनको एक्सेसिबल बना सकता है हिंदू धर्म के किसी भी भाग के लिए या हिंदू धर्म के किसी भी वर्ग के लिए। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है आपको। और यहां पे एक एडिशनल बात यह है कि ये जो हिंदू शब्द का यहां पे प्रयोग हुआ है, हिंदू धर्म शब्द का जो प्रयोग हुआ है आर्टिकल 25 में, इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म भी आता है, जैन धर्म भी आता है और सिख धर्म भी आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। राज्य को यह अधिकार है कि वो सामाजिक कल्याण के लिए और समाज सुधार के लिए कुछ कदम उठा सकता है। क्लियर। इसके अलावा राज्य को यह अधिकार है कि हिंदू धार्मिक संस्थाएं जो हैं, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं, उनके द्वार ओपन करवा सकता है, उनकी एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित कर सकता है हिंदू धर्म के किसी भी वर्ग के लिए और हिंदू धर्म के किसी भी भाग के लिए। ठीक है बच्चों। और यहां पे जो हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, इस हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई। सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 25 के संदर्भ में। ठीक है बच्चों, यानी सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी खुलवा सकता है, बौद्ध रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी खुलवा सकता है और जैन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी राज्य खुलवा सकता है, उनकी एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित कर सकता है। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 क्या कहता है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को यह अधिकार है कि वो संस्थाएं स्थापित करे और उनका प्रशासन चलाए। ठीक है बच्चों, संस्थाओं की स्थापना करना और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार है रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, यानी धार्मिक संप्रदायों को या उनके किसी सेक्शन को, उनके किसी भाग को। क्लियर है बच्चों। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि धार्मिक उद्देश्यों से और चैरिटेबल उद्देश्यों से, धार्मिक उद्देश्यों से और चैरिटेबल उद्देश्यों से संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जा सकती है और उनका मैनेजमेंट करने का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कलेक्टिवली किसका? उन धार्मिक, उन रिलीजियस डिनोमिनेशंस का, उन धार्मिक संप्रदायों का। ठीक है बच्चों, कोई भी धार्मिक संप्रदाय यानी रिलीजियस डिनोमिनेशन या उस धार्मिक संप्रदाय का कोई भाग, ठीक है बच्चों, वो धार्मिक उद्देश्य से और चैरिटेबल उद्देश्य से यानी परमार्थ उद्देश्य से संस्थाओं, इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकता है और उन इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट चला सकता है। ये उसका फंडामेंटल राइट है। राज्य किसी एक धर्म का पोषण नहीं कर सकता है। ये बात हम अगले आर्टिकल में करने वाले हैं शिवम जी। आर्टिकल 27 में हम यही बात करने वाले हैं कि राज्य किसी एक धर्म का पोषण नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, अगले आर्टिकल में हम यही बात करने वाले हैं। अभी आप ये आर्टिकल समझ लीजिए। कोई भी धार्मिक संप्रदाय और उसका कोई भाग धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों से इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकता है और उसको अपने धर्म विषयक कार्यों को प्रबंधित करने का अधिकार है। क्लियर है बच्चों, फंडामेंटल राइट है। और ये फंडामेंटल राइट जो है इंडिविजुअल के लेवल पे अवेलेबल नहीं है, कलेक्टिवली अवेलेबल है, सामूहिक रूप से धार्मिक संप्रदाय के लेवल पर या उसके किसी भाग के लेवल पर। ठीक है बच्चे,
क्लियर है बच्चों? अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध का अधिकार है, मैनेजमेंट, आर्टिकल 26 के अंतर्गत। इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने का अधिकार दिया गया है, इसको चल संपत्ति और अचल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अर्जन करने का और उसका स्वामित्व का अधिकार है। ठीक है बच्चों? भाई अगर कोई संस्था स्थापित करी जाएगी तो वो चलेगी कैसे? उसके पास कोई प्रॉपर्टी भी होगी, कुछ चल संपत्ति हो सकती है, कुछ अचल संपत्ति भी हो सकती है, और उसको स्वामित्व भी धारण करना होगा ऐसी संपत्तियों का। तो ये बात जो है इसी से जुड़ी हुई है कि जो संस्था यहां स्थापित करने का फंडामेंटल राइट दिया गया है किसी धार्मिक संप्रदाय को या उसके किसी भाग को, ठीक है बच्चों, तो उसको, उस संस्था को चल या अचल संपत्ति के अर्जन की और उसका स्वामित्व धारण करने का फंडामेंटल राइट प्राप्त है। ठीक है बच्चों? और ऐसी संपत्ति उसको विधि के अनुसार, कानून के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार है। क्लियर है बच्चों? कुल मिलाकर ये जो अधिकार हैं ये एक ही बात कह रहे हैं कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों से संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन चला सकता है, और ऐसा करने के लिए जो आवश्यक है वो कर सकता है, जैसे चल संपत्ति अचल संपत्ति धारण करना, उसका अर्जन करना, उसका स्वामित्व, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन चलाने का अधिकार। क्लियर है बच्चों? आर्टिकल 25 और 26 में एक मेजर डिफरेंस है। आर्टिकल 25 व्यक्ति के लेवल पर उपलब्ध है और आर्टिकल 26 जो है वो सामूहिक स्तर पर दिया गया है, यानी कि धार्मिक संप्रदाय के स्तर पर या उसके किसी भाग के स्तर पर, कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आर्टिकल 26 की ही कुछ बातें देख लेते हैं, फिर आर्टिकल 27 पे चलेंगे। आर्टिकल 26 जो है किसको दिया गया है? मैंने अभी बात की, ये दिया गया है धार्मिक संप्रदाय के स्तर पर या इसके किसी भाग के स्तर पर, यानी रिलीजियस डिनोमिनेशन के लेवल पर या उसके किसी सेक्शन के लेवल पर यह अधिकार दिया गया है कि अपनी संस्थाएं स्थापित कीजिए और उनको प्रशासित कीजिए। और ये सामूहिक स्तर पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बात भी मैंने आपको बता दी पिछली स्लाइड में। ठीक है बच्चों? आर्टिकल 26 जो है वो सामूहिक स्तर पर यानी धार्मिक संप्रदाय के स्तर पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, मौलिक अधिकार। क्लियर है बच्चों? अब देख लेते हैं कि क्या तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किन आधारों पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं आर्टिकल 26 में दिए गए मौलिक अधिकार पर। ठीक है बच्चों? पहला जो आधार है जिस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है वो है लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, दूसरा है नैतिकता और तीसरा है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। इन तीन आधारों पर राज्य जो है आर्टिकल 26 में दिए गए फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यानी तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकता है। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? इसके अलावा एक एडिशनल बात जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में धार्मिक संप्रदाय क्या होता है इसकी परिभाषा दी थी, इसकी व्याख्या दी थी। ठीक है बच्चों? धार्मिक संप्रदाय जिसके स्तर पर यह अधिकार प्राप्त है, धार्मिक संप्रदाय, उसकी परिभाषा, उसकी व्याख्या जो है भारत के उच्चतम न्यायालय ने दी थी एक मामले में। तो उसको देख लेते हैं कि धार्मिक संप्रदाय क्या होता है। लोगों का ऐसा समूह जिनका एक अपना धार्मिक विश्वासों का तंत्र हो और इस धार्मिक विश्वासों के तंत्र में विश्वास करके उन लोगों को लगता हो कि उनका जो है आध्यात्मिक उत्थान हो जाएगा। ठीक है बच्चों? एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि उन लोगों का अपना एक साझा संगठन होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो धार्मिक संप्रदाय की बात हो रही है उसका अपना एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो कोई भी
लोगों का ऐसा समूह जो दावा करता है कि हम जो है धार्मिक संप्रदाय हैं, हम रिलीजियस डिनोमिनेशन है, उनको सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत के द्वारा दी गई परिभाषा के अंतर्गत 3 शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त है कि धार्मिक विश्वासों का एक तंत्र होना चाहिए उनके पास, रिलीजियस बिलीफ्स का एक सिस्टम होना चाहिए उनके पास, ठीक है बच्चों, डिफाइंड वे में। दूसरी कंडीशन जो है वो है कि उनके पास एक साझा संगठन होना चाहिए, साझा संगठन। और तीसरा यह है कि उस संप्रदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, विशिष्ट नाम, ठीक है बच्चों। तो कोई भी संप्रदाय अगर ये 3 कंडीशन पूरी करता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई परिभाषा के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई व्याख्या के अंतर्गत उसको धार्मिक संप्रदाय माना जा सकता है, रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जा सकता है। और अगर उसको धार्मिक संप्रदाय मान लिया गया, उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन मान लिया गया, तो उसको जो है आर्टिकल 26 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट प्राप्त हो जाते हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। और इसी फैसले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रामकृष्ण मिशन जो है वो हिंदू धर्म के अंतर्गत एक धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है बच्चों। रामकृष्ण मिशन का नाम आपने सुना होगा, रामकृष्ण मिशन वो जो है वो हिंदू धर्म के अंतर्गत एक धार्मिक संप्रदाय है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन जो है 3 शर्तों को पूरा करता है, 3 कंडीशन को पूरा करता है। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको? आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में वो बात है जिसकी बात शिवम जी कर रहे थे कि क्या राज्य किसी एक धर्म को प्रोत्साहन दे सकता है या नहीं, ठीक है बच्चों, उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 27 कहता क्या है पहले ये देख लेते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रमोशन के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। क्लियर है ये बात आपको? इसमें कोई डाउट? शिवम जी कह रहे हैं कि आनंद मार्ग भी एक धार्मिक संप्रदाय माना गया है, बिल्कुल माना गया है, और औरबिंदो सोसाइटी को नहीं माना गया है धार्मिक संप्रदाय। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, ये बात लिखी गई है आर्टिकल 27 में। क्लियर है बच्चों? अब इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसका क्या अर्थ निकलता है वो देख लेते हैं। वो ये है कि राज्य जो है वो कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धर्म के उत्थान या रखरखाव पर व्यय नहीं कर सकता। क्लियर है बच्चों? किसी धर्म विशेष के लिए या किसी विशिष्ट धर्म के उत्थान यानी उसके प्रमोशन के लिए या उसके रखरखाव या मेंटेनेंस के लिए राज्य जो है कर के रूप में एकत्रित धन को खर्च नहीं कर सकता, यानी कि टैक्स पेयर्स की जो मनी है जो राज्य के पास है उसका इस्तेमाल राज्य किसी एक धर्म विशेष या किसी एक विशिष्ट धर्म को प्रमोट करने के लिए या उसके रखरखाव के लिए नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। और इसी से निकल के जो बात आती है वो ये है कि राज्य के द्वारा अगर करों का उपयोग किया जाएगा, तो वो सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, सभी धर्मों को प्रमोट करने के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। क्योंकि धर्म से दूर नहीं रहना है इंडियन स्टेट को, ये बात तो आप जानते हो। भारत के यहाँ जो परिभाषा हमारे यहाँ लागू है धर्मनिरपेक्षता की, उसमें सेपरेशन ऑफ रिलीजियन एंड स्टेट तो नहीं है। उसमें ये बात है कि राज्य जो है सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा, समान तरीके से उनके साथ व्यवहार करेगा,
ठीक है बच्चों, सभी धर्मों को समानता के साथ ट्रीट करेगा। क्लियर है बच्चों ये बात? तो ये आपका हुआ आर्टिकल 27। कोई डाउट यहां पे? अब देख लेते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड ना करने का मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों, और ये बेसिकली शिक्षण संस्थाओं के संबंध में है। शिक्षण संस्थाओं में क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं, और क्या उस धार्मिक शिक्षा को अटेंड करना बाध्यता है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर जो है इस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 28 में। ठीक है बच्चों, और इसमें जो है शिक्षण संस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। शिक्षण संस्थाओं को उनकी नेचर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, तो हम चारों तरह की शिक्षण संस्थाओं की चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि उन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के संबंध में क्या प्रावधान है। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले ऐसे शिक्षण संस्थान जिनका पूरी तरह से रखरखाव राज्य द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कैटेगरी, यानी जो पूरी तरह से राज्य के द्वारा वित्त पोषित हैं, पूरी तरह से मेंटेन्ड, फुल्ली मेंटेन्ड आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। ठीक है बच्चों, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनका पूरी तरह से रखरखाव राज्य द्वारा किया जाता है, यानी पूरी तरह से 100% राज्य के द्वारा वित्त पोषित हैं, तो ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जो है वो प्रतिबंधित है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्लियर है बच्चों? रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती ऐसी शिक्षण संस्थाओं में जो पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं। क्लियर है बच्चों? ऐसी शिक्षण संस्थाएं ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिनकी पूरी फंडिंग राज्य के द्वारा होती है, सरकार के द्वारा होती है, ऐसी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जा सकती, पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद दूसरी तरह की शिक्षण संस्थाएं देख लेते हैं। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनका प्रशासन तो राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिनका प्रशासन तो राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन जिनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत की गई है। ठीक है बच्चों, इनको समझने का तरीका सिंपल ये है कि जैसे कुछ रिलीजियस बॉडीज होती हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं इनका तो नेचर ही ऐसा है कि ये धर्म विशेष से संबंधित होती हैं और इनमें आवश्यक रूप से धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी शिक्षण संस्थाओं में राज्य की तरफ से परमिशन है कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो किसी ट्रस्ट या एंडोमेंट के द्वारा स्थापित की जाती हैं, किसी धर्म विशेष के संस्थान के द्वारा, तो इनकी नेचर ही ऐसी है, इनकी प्रकृति ही ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बच्चों, ऐसे ही इनकी प्रकृति ही ऐसी है कि उसमें धार्मिक शिक्षा दी ही जानी है। ठीक है बच्चों, तो राज्य की तरफ से भी ऐसे शिक्षण संस्थानों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है बच्चों, अब तीसरे तरह के शिक्षण संस्थान देख लेते हैं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, ऐसे शिक्षण संस्थानों में भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, उसकी
अनुमति है। ठीक है बच्चों, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है यानी धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। अब चौथे प्रकार के शिक्षण संस्थान देख लेते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, मतलब पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं है, 100% वित्त पोषित नहीं है, लेकिन फिर भी वे कुछ मात्रा में राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। तो ऐसे शिक्षण संस्थानों में भी धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबंध नहीं है, यानी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जा सकती हैं, उसकी परमिशन है। लेकिन बच्चों यहां एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि ये जो तीसरी और चौथी प्रकार की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, इनमें धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना, उसको अटेंड करना किसी भी विद्यार्थी के लिए स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। और अगर विद्यार्थी 18 वर्ष से छोटा है तो फिर उसके माता पिता या गार्जियन को अनुमति देनी होगी। ठीक है बच्चों, यानी यहां पे स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक। और यहां पर भी स्वैच्छिक है, ये धार्मिक शिक्षा को अटेंड करना यहां पर भी स्वैच्छिक है। क्लियर है बच्चों आपको? आर्टिकल 28 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं को 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे शिक्षण संस्थान जिनमें राज्य ही 100% वित्त पोषण कर रहा है, तो यहां पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्लियर है बच्चों, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसी शिक्षण संस्थान जो धार्मिक नेचर की हैं, रिलीजियस प्रकृति की हैं, ठीक है बच्चों, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन दोनों में ही धार्मिक शिक्षा अटेंड करना वो स्वैच्छिक है कि कोई विद्यार्थी अटेंड करना चाहता है तो कर सकता है, अगर वो नहीं करना चाहता तो वो बाध्य नहीं किया जा सकता उसको। ठीक है बच्चों, और अगर वो माइनर है यानी कि वो 18 वर्ष से छोटा है, तो फिर ये जो अनुमति है कि धार्मिक शिक्षा वो अटेंड करेगा या नहीं करेगा, ये अनुमति उसके बिहाफ पे देंगे उसके माता पिता या उसके गार्जियन। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की परमिशन है, लेकिन स्वैच्छिक है, वॉलंटरी बेसिस पे। यहां पे भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की परमिशन है, लेकिन स्वैच्छिक है, वॉलंटरी बेसिस पे। यहां पे भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इन शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पूरी तरह प्रतिबंधित है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपने आर्टिकल 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 जो है काफी अच्छे से समझा होगा। आर्टिकल 22 थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा लीगल नेचर का है, उसको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा बुक में से, तब जाके वो आपको समझ में आएगा, और उसके बाद भी आपको चीजें याद करनी पड़ सकती हैं। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 22 में जो मेन बात समझने की है कि उसके 2 भाग हैं, 2 भागों में करके हम उसको समझते हैं। एक तो है सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी या हिरासत, उसके अंतर्गत क्या मौलिक अधिकार हैं, और आर्टिकल 22 का जो भाग 2 है वो कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंतर्गत गिरफ्तारी अगर की जाती है और हिरासत में लिया जाता है, तो उसके अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को क्या मौलिक अधिकार है। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस है, और उसके लिए आपको सामान्य विधि में और निवारक हिरासत विधि का अंतर पता होना चाहिए, जो मैंने आपको क्लास में बताया है, आपकी बुक में भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो मेहनत से पढ़ाई कीजिए, बुक भी पढ़िए, किताब जरूर पढ़िए, किताब पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। क्लास अटेंड कीजिए, क्लास एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखिए, अगर जरूरत पड़े तो बाद में आप स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं क्लास को। ठीक है बच्चों, और इसी तरह मेहनत करते रहिए,
कुछ चीजें कई बार पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके समझ में आएंगी, तब जाके आप उनको याद कर पाओगे। इसी के साथ बच्चों आप सभी को नमस्कार। कल फिर मिलते हैं मौलिक अधिकारों के चैप्टर के आगे के मौलिक अधिकार पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।